रेवंत का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है अभ्यास अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तर। तो ये पृथ्वी चैप्टर 3 का है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो चलो पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पित प्रश्न है। तो नंबर 1 प्रश्न है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग की जानकारी का एक प्रत्यक्ष साधन है? तो यहाँ लिखना है क नंबर का भूकंपीय तरंग है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ज्वालामुखी है, पृथ्वी है, चुंबकीय बल। तो ये नंबर गा देना है। 3 नंबर का ज्वालामुखी है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 2 आता है, दक्कन ट्रैप के सेल के समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्धार का परिणाम है? तो ये स्लिड और मिश्र प्रवाह कुंड। तो ये लिखना प्रवाह लिखना है। ग नंबर का, ये भी तीसरा नंबर का है। और तीसरा नंबर का प्रश्न उत्तर आता है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो ये ऊपरी व निचले मेंटल, भूपटल व क्रोड, भूपटल या ऊपरी मेंटल, मेंटल क्रोड। तो भूपटल व ऊपरी मेंटल। तो 4 नंबर में आता है, निम्नलिखित में से कौन से भूकंप तरंगों चट्टानों से संकुच व फैलाव लाती है? तो यहाँ पी का है पी तरंगों, का नंबर, खा नंबर का एस तरंगों और गा नंबर का धरतलीय तरंगों और घा नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो का नंबर का टिक मारना है दोस्तों। तो अब चलो 2, निम्नलिखित में से प्रश्न उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो ये 30 शब्द में देना है। भूभार्गिक तरंगों क्या है, इसका उत्तर हम जानेंगे। तो भूकंप के झटकों से उत्पन्न तरंगों भूभार्गिक तरंगों या भूकंप की तरंगों कहलाती है। आधारभूत रूप से भूकंपीय तरंगों के 2 प्रकार होती है, भूभार्गिक तरंगों तथा धरातलीय तरंगों। और भूभार्गिक तरंगों का उद्गम केंद्र से जो ऊर्जा मुक्त होने का समय पैदा होती है और पृथ्वी के आंतरिक भागों से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूभार्गिक तरंगों भी कहा जाता है। चित्र 3.1 है। भूभार्गिक तरंगों भी 2 प्रकार से होती है। इन पीस या तो प्राथमिक तरंगों या एस या द्वितीय तरंगों कहा जाता है। तो ये पी तरंग और एस तरंग। तो ये इमेज बना लेना है और ऐसे में लिख लेना है आपको भी कॉपी में अच्छे तरीक़े से, क्या कि एग्ज़ाम में आ सकता है। और चलते हैं दूसरा नंबर का प्रश्न, भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों का नाम बताइए। तो यहाँ उत्तर देना, भूगर्भ की प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने वाला साधन निम्नलिखित है। तो पहला नंबर में लिखना है ठोस चट्टानें, खनन क्षेत्र प्राप्त चट्टानें, ज्वालामुखी उद्धार। और फिर इसके बाद प्रश्न 3 नंबर में आते हैं, भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कैसे बनाती है? तो उत्तर देना, भूकंपीय यंत्रों पर दूरस्थ स्थानों से आने वाले भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन होता है, किंतु कुछ क्षेत्र से भी होते हैं जहां कोई तरंगे का अभिलेखित नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ देखा जाता है कि भूकंप अधिकेंद्र में 105 डिग्री के अंदर किसी भी दूरी के पी व एस दोनों ही तरंगों का लेखन करते हैं, किंतु अधिकेंद्र से 145 से परे केवल पी तरंगों की पहुँचना है अंकित होता है कि एस तरंगों का नहीं। अतः वे वैज्ञानिक का मानना है कि भूकंपित अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य क्षेत्र है। दोनों प्रकार की तरंगों की छाया क्षेत्र भी होता है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर में लघु उत्तरीय प्रश्न का 2 के अंतर्गत चित्र दिख सकते। तो अब 6 नंबर में आते हैं, 4 नंबर में आते हैं दोस्तों। तो भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की एक जानकारी संबंधित प्रत्यक्ष साधनों का संक्षेप और वर्णन करें। तो उत्तर में देखते हैं, भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त भूभाग की एक जानकारी प्रदान करने वाला प्रत्यक्ष साधनों में पदार्थ के गुण धर्म का विश्लेषण, खनन क्रिया से अन्य किसी परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी के अंदर स्थित पदार्थ, ताप, दाब एवं घनत्व के इनके अतिरिक्त भी उल्काएं और पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के चुंबकीय पदार्थ पर अलिखित शस्त्रों है। पृथ्वी की मोटाई आधार पर वैज्ञानिक ने विभिन्न गहराई पर पाए पदार्थों के तापमान, दबाकर एवं घनत्व के मान के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि गहराई बढ़ने पर वृद्धि होती है और अतः पृथ्वी के अभ्यंतर अधिक ताप, दाब, घनत्व वाले पदार्थ भी द्वारा भी निर्मित पृथ्वी के केंद्र से दूर के स्थान गुरुत्व का मान भी पदार्थ के ध्रुवीय मान अनुसार बदलता है। इसके लिए भी पृथ्वी के भीतर पदार्थ का असमान वितरण उत्तरदायित्व माना जाता है। यहाँ तथा चुंबकीय सर्वेक्षण से भी सिद्ध होता है कि अथवा विभिन्न प्रकार से इन प्रत्यक्ष शस्त्रों के आधार पर भी पृथ्वी पर अभ्यंतर के विषय पर जानकारी प्राप्त की जाती है, किंतु इन सभी में भूकंपीय तरंगों का सर्वाधिक सही जानकारी प्राप्त होती है। तो तीसरा नंबर में आ रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। तो ये भूकंपीय तरंगों की संरचना को उन चट्टानों पर प्रभाव बताएं जिनके होकर यह तरंगों गुजरती है। तो उत्तर है, भूकंपीय तरंगों की संरचना के चट्टान पर प्रभाव भूकंप अवधि से भूकंपीय पर बनने आरेखा चित्र 3.1 से भूकंप तरंगों की दिशा एवं भित्र का अनुमान लगाया जाता है। इन भिन्न प्रकार से तरंगों और इनके संचरित होने के विभिन्न प्रणाली का चट्टानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो कि इस प्रकार है। एक नंबर का जैसे कि भूकंपीय तरंगों चट्टानों से संरचना करती है, तो इनमें कंपन उत्पन्न होता है,
दूसरा नंबर प्राथमिक पी, तरंगों सेलों से भी कंपन दिशा में तरंगों का दिशा भी समांतर में ही होती है। यदि तरंगों का संचरण गति की दिशा में पदार्थ की दबाव और डालती तो इस दबाव में परिणाम स्वरूप पदार्थ की घनत्व में भीतर अर्थ है और सेल के संकुच में फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। तो ये अन्य 3 प्रकार की तरंगों संरचना की गति से समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। और 4 नंबर में आता है द्वितीयक एस, तरंगों का उद्धार तल में तरंगों की दिशा में समकोण पर कंपन पैदा करती है, अतः ये जिन पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार गर्त उत्पन्न हो जाता है। और धरातलीय तरंगों सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है, इनसे चट्टानों का विस्थापित होती है और इमारतों गिर जाती है। तो ये दूसरा नंबर में आते हैं अंतर्वेदिक आकृतियों से आप क्या समझते हैं और विभिन्न अंतर्वेदिक आकृतियों का संक्षिप्त वर्णन करें। होते हैं अंतर्वेदिक आकृतियाँ ज्वालामुखी उद्धार के द्वारा भी निकले लावे का प्रयास धरातल के बाहर एक आंतरिक भागों में होता है और इस लावे का जमाव के अग्नि सेलों का निर्माण हुआ है। जब ज्वालामुखी क्रिया के समय लावा धरातल पर प्रकट ना होकर भूपटल के अंतरिक्ष भागों में ठंडा हो जाता है तो उससे भी विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनती है। ये आकृतियाँ अंतर्वेदिक आकृतियाँ नेचुरल्स फॉर्म कहलाती है। अंतर्वेदिक आकृतियाँ गहराई एवं अपने स्वरूप के आधार पर भी निम्नलिखित प्रकार होती है। तो 1 नंबर में आते हैं तो बौद्धुलित भूपर पट्टी में अधिक गहराई कई किसी तक पर मेघमा भंडारों का जमे हुए गुदाकर वाले स्थल रूप से बौद्धुलिक कहलाते हैं। इनका ऊपरी भाग में धरातल पर तभी प्रकट होता है जब अनाच्छादन प्रक्रिया द्वारा ऊपरी चट्टानों अप्रदन हो जाता है। तो दूसरा मतलब है लेकुलित से ये कुंभ दनुम विशाल अंतर्वेदिक चट्टानों से जिनका तरल समतल होता है उनकी आकृतियाँ मिश्रित ज्वालामुखी और मोमदत्त मिलती है जो कि धरातल पर देखते जा सकते हैं। कर्नाटक में के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है और गुम्बदनुमा पहाड़ियों से मिलती है और ये लेकुलित के अच्छे उदाहरण है। और लोपितलित ऊपर से उठे लावे का कुछ भागों में जब क्षैतिज में तस्तरी के आकार में जम जाए तो वह लोलित कहलाते हैं, लैपोलित कहलाते हैं। तो दोस्तों ये लैपोलित कहलाते हैं। अब 4 नंबर में देखते हैं फैकुलित। कई बार तो अंतर्वेदिक चट्टानों के मोड़दार अवस्था में अनपतित अपनीति एवं अभिनीतित के तल में लावे का जमाव हो जाता है, अतः ये प्रतनुमा लहरदार आकृतिक फैकुलित कहलाती है। और 5 नंबर सील एवं डाइक अंतर्वेदिक चट्टानों का क्षैतिज जल तथा एक चादर के रूप में ठंडा होकर जमने से बनी आकृतिक सील या सिट कहलाती है। चित्र 32 किंतु जब अंतर्वेदिक चट्टानों से क्षैतिज अवस्था में ठंडी होकर जमने बजाय दरारों में लंबवत लगभग समकोण बनाते हुए दीवार के भांति जम जाए तो इनको डाइक कहते हैं। और पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र में यह भी आकृतिक बहुतायत में मिलती है। तो यहाँ प्रश्न उपयोगी प्रश्न उत्तर बहुविकल्पित प्रश्न को जानेंगे। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने वाला यंत्र है तो क्या है बैरोमीटर, थर्मोमीटर, वायु दबाव मापी और सिस्मोग्राफ। तो ये सिस्मोग्राफ है। और दूसरा नंबर में आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ऊपरी परत कौन सी है। तो यहाँ दोस्तों निफेक, रियल, सियाल या सीमा, इनमें से कोई नहीं तो सियाल ये होगा। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन आता है पृथ्वी की आंतरिक परत निफे में किन तत्वों को प्रधानता है। तो सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, बेसाल्ट व सिलिका और निकिल व लोहा। तो निकिल व लोहा होता है। और 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन से पृथ्वी का सबसे आंतरिक का भाग है। तो रियाल, निफे, सीमा, इनमें से कोई नहीं तो निफे होता है। तो भूकंप की उत्पत्ति के केंद्र को कहते हैं तो अधिकेंद्र कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं, व दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते तो उद्गम केंद्र कहते हैं। ख नंबर का सही हो जाएगा दूसरा नंबर का। 6 नंबर में आता है सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। तो ये प्रशांत महाद्वीप पेटी में आते हैं, मध्य महाद्वीप पेटी में आते हैं, मध्य अटलांटिक पेटी में आते हैं या बिखरे क्षेत्र में आते हैं। तो ये प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। और 7 नंबर में देखते हैं धरातल पर जिस छिद्र से ज्वालामुखी का उद्धार होता है तो उसे हम कहते हैं। तो या ज्वालामुखी कहते हैं, ज्वालामुखी क्रिकेट कहते हैं, कोल्डर कहते हैं या ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। तो ये ज्वालामुखी कहते हैं दोस्तों। नंबर का 1 नंबर सही हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है भूपृष्ठ के 2 भागों में कौन कौन से एक इनकी औसत मोटाई बताइए। उत्तर आता है भूपृष्ठ के 2 भागों में एवं इनकी औसत मोटाई निम्नलिखित है। महाद्वीपीय भूपृष्ठ की औसत मोटाई 30 किलोमीटर और महासागरीय भूपृष्ठ की औसत मोटाई 5 किलोमीटर। नंबर दूसरा आता है प्रश्न सवेज ने पृथ्वी
कितनी परतों में बांटा है? तो उत्तर लिखना सवेज ने पृथ्वी को 3 परतों में बांटा है, जो क्रमशः सियाल, सीमा तथा निफेप कहलाती है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, सीमा से आप क्या अभिप्राय हैं? तो उत्तर लिखना सीमा परत सिलिका तथा मैग्नीशियम से निर्मित परत, इसमें से बेसाल्ट अधिकता होती है। तो 4 नंबर में लिखना निफेक से आप क्या समझते हैं? निफेक परत पृथ्वी की सबसे गहराई में स्थित परत है, जो कि निकली तथा फेरम जैसे सघन धातु पदार्थ से निर्मित है। तो यहाँ पृथ्वी 5 नंबर प्रश्न में लिखना है, पृथ्वी के अभ्यंतर की 2 परतों का नाम बताइए। तो सीमा तथा निफेक। पृथ्वी 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी देने के वाले साधनों का नाम बताइए। तो उत्तर यहाँ लिखना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाला साधनों का निम्नलिखित है। 1 नंबर का प्राकृतिक साधन, दूसरा नंबर प्राकृतिक उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का क्षय, और तीसरा नंबर प्राकृतिक साधन, और 7 नंबर में ज्वालामुखी क्रिया को पृथ्वी की कौन कौन सी परत जमा देती है? तो उत्तर लिखना सीमा की परत ज्वालामुखी क्रिया को जमा देती है, जम देती है। तो 8 नंबर यहाँ प्रश्न आता है, पृथ्वी की कौन सी परतें चुंबकीय गुण विद्यमान और क्यों? तो यहाँ लिखना उत्तर, पृथ्वी की निफेक परत में चुंबकीय गुण का विद्यमान है, क्योंकि इस आंतरिक भाग में लोहा पदार्थ की अधिकता है। 9 नंबर का प्रश्न आया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन का सबसे अधिक विश्वसनीय साधन कौन सा है? तो यहाँ उत्तर लिखना है, भूकंप के विज्ञान पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन का सबसे अधिक विश्वसनीय साधन है। सौर मंडल के 2 ग्रहों का नाम बताइए। दोस्तों, सौर मंडल के 2 ग्रहों का नाम है पृथ्वी तथा मंगल। ग्रहों का नाम पृथ्वी तथा मंगल है। 11 नंबर का क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के चुंबकीय गुण से इसकी आंतरिक संरचना की क्या जानकारी देते हैं? तो उत्तर देना है, पृथ्वी में चुंबकीय गुण विद्यमान है। यहाँ गुण के पृथ्वी के केंद्र अंतरतम से सबसे अधिक पाया जाता है। इनमें से या तो सिद्ध होता है कि पृथ्वी के अंतरतम आंतरिक भाग में लोहा, निकील जैसे भारी धातु पदार्थ से बना है। तो एस्टोनोफिया क्या है? तो उत्तर तो भूपृष्ठ से निचली सतह पर अर्थात मेंटल की ऊपरी परत जो कि 400 किलोमीटर तक पाई जाती है, तो एस्टोनोफिया भी कहलाती है। इसे दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा के धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत यही है। तो सिलिग्राफिक में क्या है, इसका उपयोग बताइए। यह सूक्ष्म ग्राही यंत्र है जिसका उपयोग भूकंप झटकों द्वारा उत्पन्न तरंगों का उल्लेख है, ग्राफ बनाने के लिए भी किया जाता है। अब 14 नंबर में लिखना है, भूकंप तरंगों के 3 प्रकार कौन से हैं? तो उत्तर यहाँ लिखना, भूकंप तरंगों के 3 मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। पी तरंगों का प्राथमिक तरंगों है, एस तरंगों का गोनक तरंगों है, तो एल तरंगों का धरातलीय तरंगों है। तो यह 15 नंबर का प्रश्न आता है, तो पृथ्वी की उष्मा के क्या स्रोत है? दैत्य क्रोध का तापमान बताइए। तो पृथ्वी की उष्ण के 3 स्रोत है, एक होता है रेडियोधर्मित, एक तलवृद्धिक उष्मा तथा एक पृथ्वी के निकार्मिक पदार्थ की उष्मा दायित्व क्रोध, और एक का नंबर क्या आता है? तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से है। तो 16 नंबर का प्रश्न आता है, मोहरविसिल्स विसंगतित असंबंधित क्या है? तो उत्तर लिखना, भूपृष्ठ के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। इसके लिए निचले भूपृष्ठ तथा ऊपरी मेटल के माध्यम से एक विसंगतित या असंबंधित उत्पत्ति हो जाती है। इस तथ्य की खोज की सर्वप्रथम एवं मोहरोविसिल्स ने 1909 में की थी, लेकिन इसलिए यह मोहरोसिस विसंगतित कहलाती है, विसंगतित कहलाती है। अब आता है 17 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित के लिए एक परिभाषित शब्द दीजिए। भूभाग का वह भाग जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है। महाद्वीप की निचले परत का रासायनिक संगठन है। भूभाग का वह भाग जो मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बना है, और वह भूकंपीय तरंगों जो पृथ्वी के दायित्व क्रोडों से गुजर सकती है, और महासागरों के नीचे परत की रासायनिक संरचना है। तो उत्तर लिखना, 1 नंबर में उत्तर लिखना है आंतरिक दायित्व क्रोड गुरुमंडल, दूसरा में रियल सिलिक एल्यूमिनियम, तीसरा में मेटल, 4 नंबर में पी तरंग, और 5 नंबर में सीमी सिलेक्ट प्लस मैग्नीशियम। तो 18 नंबर का आता है प्रश्न, प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं और एक उदाहरण दीजिए। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी है जो सक्रिय होने के बाद में काफ़ी समय तक शांत रहते हैं तथा पूर्ण सक्रिय हो जाते हैं। उदाहरण इटली का वेसुवियल ज्वालामुखी। 19 नंबर में जागरूक सक्रिय ज्वालामुखी का अर्थ बताते हुए भी इसका एक उदाहरण दीजिए। तो जागरूकता ज्वालामुखी भी है जिनमें से सदैव उधार होता रहता है, और इटली का एटलन ज्वालामुखी भी ऐसा ही है। तो भी निष्क्रिय शांत के ज्वालामुखी की परिभाषित तथा एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर आता है निष्क्रिय ज्वालामुखी भी है जिनसे प्राचीन काल में उधार हुआ था, किंतु अब तो वे शांत हो चुके हैं तथा भविष्य में भी उनमें उधार की कोई संभावना नहीं है। ईरान का कोहे सुल्तान एक शांत ज्वालामुखी है।
प्रस्तुत एवं शांति ज्वालामुखियों में अंतर बताइए। तो उत्तर लिखना है प्रस्तुत ज्वालामुखी एक बार उद्धार के बाद में बीच बीच में शांत रहते हैं तथा एक कुछ समय के बाद में उद्धार प्रम्भा कर देते हैं। इसके विपरीत शांत ज्वालामुखियों में से एक उद्धार के बाद में किसी भी उद्धार नहीं होता है। तो 22 नंबर का क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन है ज्वालामुखी में निकलने वाला पदार्थ कौन से हैं। तो उत्तर लिखना है ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ गैस, जलवाष्प, विखंडित पदार्थ जैसे सेलों का टुकड़ों, मैग्मा या लावा पदार्थ। 23 नंबर का क्वेश्चन है ज्वालामुखी उपजाऊ मिट्टी का निर्माण कैसे करते हैं। तो उत्तर लिखना है ज्वालामुखी से निकलने लावा के फैलकर सूखने से उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह उपजाऊ मिट्टी की पोषण तत्वों से भरपूर होती है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र ज्वालामुखी उदाहरणों की देन है। तो 24 में लिखना है प्रश्न है विश्व के सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं। तो यहाँ उत्तर देना विश्व में सर्वाधिक भूकंप जापान में आते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है भूपर पट्टी तथा दायित्व कोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भूपर पट्टी तथा दायित्व कोण में अंतर, तो यहाँ लाइन खींच देना है। भूपर पट्टी पृथ्वी का सबसे ब्राह्म परत है जो कि एक अत्यंत ठोस तथा शीघ्र टूटने वाली है। इसका औसत घनत्व 2.73 है। यह सिलिकेट तथा एल्यूमिनियम से बनी है। और यहाँ लिखना है दायित्व करोड़। तो यहाँ लिखना दायित्व करोड़ या पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जो तरल एवं ठोस अवस्था में है। इसका औसत घनत्व 17.2 है। या लोहे का निकलीस से बना है। तो प्रश्न नंबर दूसरा आए हैं दिए गए भूकंप का छाया चित्र आधार पर पी तथा एस भूकंप तरंगों का छाया क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो ऐसे में चित्र आपको बना लेना है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। ऐसे में देख सकते हैं आप। ऐसे में आपको बना लेना है चित्र। यहाँ चित्र बना लेना है और ये लिख देना है। इसमें उत्तर यहाँ लिखना है भूकंप छाया क्षेत्र के चित्र 3.3 से प्रकट होता है कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों के छाया क्षेत्र से छोटा है। अर्थात वे एस तरंगों का छाया क्षेत्र विस्तृत भूकंप अधिक केंद्रित 105 डिग्री से 145 डिग्री तक है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र पट्टी बैंड के रूप में पृथ्वी की चारों तरफ से प्रतीत होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र केवल विस्तृत बल्कि या पृथ्वी के 40 डिग्री से भी अधिक भाग से घेरा हुआ है। तो ऐसे में ये लिख लेना है दोस्तों। और तीसरा नंबर में आता है भूकंप विज्ञान से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में क्या जानकारी मिलती है या भूकंपीय लहरों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भूकंप विज्ञान की सेस्मोलॉजी में से भूकंप की तरंगों का एक अध्ययन किया जाता है। इन तरंगों का अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। धावनी तरंगों का सामान्य भूकंपीय तरंगों का ठोस पदार्थ से भीतर तीव्र गति से चलती रही एक तरल माध्यम से गुजरते हुए उनकी गति कम हो जाती है। गौण तरंग सवेर तरल पदार्थ को भी बिल्कुल पार नहीं कर पाती है। यदि भूभाग की रचना के सर्वत्र समान पदार्थ से होती है तो भूकंपीय तरंगों का पथ पर भीतर ना होती और भूभाग में जहाँ की कहीं भी दो भीतर ग्रंथों का स्तर मिलती है तो वहाँ इस तरंगों का अपवर्तन रिफ्लेक्शन तथा अपरिवर्तित रिफ्लेक्शन हो जाता है। भूकंपीय तरंगों का ध्यान से यह बात स्पष्ट होती है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में तरंगों की गति से गहराई के अनुसार बढ़ती है। तो भूपटल में लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक लहरों की गति लगातार बढ़ती है। तो इसके आगे भी एकाक परिवर्तित होते हैं। अंडी तरंगों से यह भी यह पहुँचकर समाप्त हो जाती है। अंडी तरंगों द्वारा पदार्थ पर भी प्रवेश नहीं कर पाती। अतः यह अनुमान भी लगाया गया है कि पृथ्वी की केंद्रित पिंड तरलावस्था में है। प्रधान तरंगों का पी वेयर पृथ्वी की केंद्र तक पहुंचती है किंतु केंद्रीय पिंड में ये भी कम वेग से तम मुड़कर चलती है और धरती तरंगों से लो ओवर महाद्वीपों पर सागरीय तल के नीचे तेजी से चलती है जिससे कि सिद्ध होता है कि ये महासागरीय तक भारी स्वतंत्र पदार्थ से निर्मित हैं। तो उपयुक्त तथ्य के आधार पर विद्वानों से निष्कर्ष निकाले हैं। 2900 किलोमीटर की अधिक गहराई पर भूभाग की रचना भी अधिक सघन पदार्थ से हुआ है। एस तरंगों का स्वभाव के आधार पर अंतरम क्रॉल के अधिकतर सघन किंतु लचीला व तरल सेलों से निर्मित है। दो अंतरम कवर में केवल पी तरंगों का ही प्रवेश कर पाती है। एस तरंगों का परिविष्टिक नहीं होते हैं अतः मध्यवर्ती लोहे के अंतरम तरल भी होना चाहिए। और भूकंपीय विज्ञान के आधार पर यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। तो ऊपरी परत की या पृथ्वी की सबसे बाहर ठोस भाग है तो इसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर की। इसके निर्माण प्रदार व ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। इस भाग की चट्टानों का औसत घनत्व 2.7 है। यही कारण है कि ऊपरी परत में इनका लहरों की गति अति मंद होती है। तो मध्यवर्ती परत का या भी पृथ्वी के मध्य भागों जिनकी गहराई और 33 किलोमीटर से 2090 किलोमीटर तक गहराई के साथ ही साथ यहाँ की चट्टानों का घनत्व भी क्रमश बढ़ता जाता है। और यही पृथ्वी का ठोस भाग है जो इसकी संरचना डेल्टी तथा
ग्लासी बेसाल्ट की निर्मित मानी है और निचली परत के भूभाग में 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक ये भाग क्रोडो कहलाती है। इसकी ऊपरी भाग तरल अवस्था में, परंतु अनुमान की आंतरिक भाग में ठोस या इसकी औसत भाग की घनत्व पर 11 माना गया है, जिनमें से लोहा तत्व का अधिकतम से नोट की बताया गया कि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व से चाहे अधिक हो, परंतु वहाँ की चट्टानों द्रवित अवस्था में है। तो ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में भौतिक अवस्था का एक वर्णन कीजिए। देखो, पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाने पर परमाणु प्रति 32 मोटाई की गहराई पर एक सौर तापक्रम पर वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आंतरिक भागों में 20 से 30 किलोमीटर के जाने पर तापक्रम वृद्धि के कारण से कोई चट्टान अपनी मौलिक अवस्था में भी नहीं रह सकेगी। उस ताप पर अधिक के कारण से चट्टानों की ध्रुव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। ज्वालामुखी विस्फोट के समय पर निकलने अलावा इनका परिमाण महाद्वीपों का और महासागरों में भी उत्पत्ति के सिद्धांत पर आंतरिक भागों की भी ध्रुवीय अवस्था में होने की संभावना व्यक्त करते हैं, किंतु वहाँ तक चट्टानों की भी ऊपरी तल का भारी दबाव उनके द्वारा भी जैसा ही नहीं बनने देता है, अतः वहाँ भी सारी स्थिति बड़ी जटिल है। यदि पृथ्वी को आंतरिक भाग में ध्रुव होती है तो स्थल भाग में जवार शक्तियों का प्रभाव प्रभावित होता है। चंद्रमा और सूर्य की आकर्षक शक्तियों के प्रभावित रहने वाला पृथ्वी की ठोस पिंड के समान व्यवहार के कारण से अनेक वैज्ञानिक पृथ्वी को ठोस ही मानते हैं, परंतु भूकंप की लहरों के आधार पर भी पृथ्वी पूर्ण रूप से ठोस भी नहीं कहा जा सकता है और इसके आंतरिक भागों में पूर्ण रूप से ध्रुवीय अवस्था में भी नहीं माना जा सकता। अतः ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में भौतिक अवस्था में संबंध निकलती है। निष्कर्ष निकल सकता है पृथ्वी चारों ओर शक्तियों के प्रभाव समय से ठोस आकृतिक भांति व्यवहार करती है। तो आंतरिक चट्टानों से उपयुक्त अवसर पर ये दबाव घटने पर ही गड्ढे द्वारा एक रूप से धारण कर लेती है। आंतरिक चट्टानों से दब युमुक्त होने पर या स्थानीय रूप से विशेष ताप वृद्धि के कारण से ही ध्रुवीय अवस्था में आ सकती है। तो नंबर आते हैं प्रश्न नंबर 5, पी तथा एस तरंगों का अंतर बताइए। यह आपका भी माइंड में क्वेश्चन चलता होगा, पी एस क्या होती है, पी तथा एस तरंगों का अंतर बताइए। तो आज हम चलो बताने वाले हैं। तो चलो आज जानने वाले के प्रश्न उत्तर में उत्तर चलो पढ़ते हैं। अब पी तरंगों के प्राथमिक तरंगों से भी कहते हैं, दैहिक से तरह की भी होती है और जो कि ठोस तरह की जैसे कि गैस 3 माध्यम से गुजरती है। ये तीव्र गति से चलने वाली भी होती है, धरातल पर सबसे पहले पहुँचती है। एस तरंग उसकी द्वितीयक तरंग कहते हैं, ये केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से ही चलती है। ये तरंग अधिक विनाशकारी होती है, इनके चट्टानों में विस्थापित हो जाती है तथा इमारतों गिर जाती है। इन तरंगों का गति धीमी होती है तथा ये दोलन दिशा में समकोण बनाती हुई चलती है। तो सामान्य भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में समझते हैं। सामान्यतः भूकंप के निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं। तो विवर्तिक टेक्नोमेटिक भूकंप, ये भूकंप के भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरकर जाने के कारण से उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः अधिकांश प्राकृतिक भूकंप से विवर्तिक ही होते हैं और ज्वालामुखी के जीवन पर ये भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप भी समझा जाता है और ये भूकंप के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र तथा स्थित रहते हैं। तीसरा नंबर में आता है निपंत कोल्प्लेक्शंस, कोल्पेस और भूकंप खनन क्षेत्र के कभी कभी अत्यधिक खनन के कार्य से भूमिगत खानों की छत पर ढह जाती है और जिससे हल्के झटके के महसूस होते हैं। इस प्रकार से भूकंप को भी निपात भूकंप कहा जाता है। तो रासायनिक विस्फोट एक्सप्लोजन्स जनित भूकंप का जब कभी परमाणु या रासायनिक विस्फोट के कारण से झटकों का अनुभव होता है तो उनके रासायनिक या परमाणु विस्फोट जनहित भूकंप भी कहते हैं। तो बाद जनित रिजर्व्स इंक्लूडेड भूकंप, जो भूकंप के बड़े बांधों वाले क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें हम बाद जनित ही कहते हैं। 7 नंबर में आते हैं भूकंपों के माप से आप क्या समझते हैं और संक्षेप वर्णन कीजिए। तो उत्तर यहाँ लिखना है, भूकंपीय तीव्रता से माप को रिटेक्ट स्केल से या भूकंपीय तीव्रता के मापनी कहते हैं। इसी मापनी के आधार पर भूकंपीय तीव्रता या भूकंप के घनत्व को मापन किया जाता है। इस मापनी से अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। भूकंप अधिकतम तीव्रता से गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम पर भी जाना जाता है। ये झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है और इसकी गहन 1 से 12 तक होती है। तो 8 नंबर में आते हैं। तो भूकंप के विभिन्न प्रभाव बताइए। भूकंप का प्रकृति अवदत्ता है, इसका प्रभाव मानव के लिए सदा ही विपत्ति के रूप में देखा जाता है। तो भूकंप के प्रमुख प्रकोप या प्रभाव निम्नलिखित भूकंप हिलना, धरातलीय विसंगति, 3 नंबर में भू आसंकलन प्रस्खलन और 4 नंबर में आता है मृदा द्रवण और 5 नंबर में आता है धरातलीय चट्टाने का एक और झुकना या मुड़ना, 6 नंबर में आता है हिमस्खलन और 7 नंबर धरातलीय विस्थापन, 8 नंबर में आता है बांध तटबंदर का टूटना और 9 नंबर में आता है आग लगना और 10 नंबर में इमारतों का टूटना। 11 नंबर में आता है दोस्तों 12 नंबर में आता है सुनामी। भूकंप के उपयुक्त सूचीबद्ध प्रभावों में से
पहले 6 प्रभाव स्थल रूप से देखा जा सकता है, जबकि अन्य प्रभाव को उस क्षेत्र में होने वाला जनधन की क्षति समझ जाती है। सिलिका तथा एल्युमिनियम के अधिकता से बनी है इन पदार्थ को मिश्रण के कारण से रियल कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। इस परत में अम्लीय पदार्थ की प्रधानता पाई जाती है। तो दूसरा में सीमा, सियाल के नीचे भी सीमा परत के पाए जाते हैं। इसका परत सिलिका तथा मैग्नीशियम तत्वों की भी अधिकता होती है, इस कारण से इस परत को सीमा कहा जाता है। यही वह परत है जो कि ज्वालामुखी क्रिया को जन्म देती है। इस परत में क्षारकीय पदार्थ की प्रधानता होती है। इस परत में कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सिलिकेट भी अधिक उपलब्ध होते हैं। सीमा तथा घनत्व पर 2.9 से 4.7 तक पाया जाता है। और निफेक या सीमा के नीचे भी अंतिम परत जो कि इसका निर्माण कठोर धातु पदार्थ मुख्य निकिल तथा एक फोर्स के तत्व से जुड़ा हुआ होता है। इनकी भी रासायनिक संरचना संगठन के कारण से निफेक भी कहलाती है। इस प्रकार परत को औसत घनत्व अभी 11 है। तो 10 नंबर में आता है पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापक्रम में विभिन्नता को समझा जाता है, समझाइए। तो उत्तर में आता है भूपृष्ठ पर ज्वालामुखी उद्गार तथा गर्म जल के कुंडों से भी यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में उच्च तापमान में सामान्यतः 32 मीटर से गहराई जाने पर ताप में क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस से दर की वृद्धि होती है, परंतु इस तापमान में सर्वत्र समानता नहीं मिलती है। पर यह 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की औसत दर से बढ़ती है, जबकि इस 100 से 300 किलोमीटर की गहराई तक 2 डिग्री से तथा 300 किलोमीटर की अधिक गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है। अतः इस कारण से पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की सर्वत्र समानता नहीं पाई जाती है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए तथा उसमें से संबंधित किन्हीं 2 परमाणु का उल्लेख कीजिए। या पृथ्वी पर आंतरिक संरचना के विषय पर जानकारी देने वाला भी कौन सी साधन है। तो पृथ्वी उत्तर लिखना है पृथ्वी भूभाग की आंतरिक संरचना। प्राचीन काल से ही मानव पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु, आंतरिक संरचना आदि के रहस्यों को जानने के लिए प्रयत्नशीलता रहा है। आज भी लगभग 2000 वर्ष पूर्व यूनानी विद्वानों ने उष्ण जल शस्त्रों, पत्ता तोड़ और कुएं के एवं सक्रिय से ज्वालामुखियों के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भागों में जलवायु, अग्नि के भंडारों का संभावना व्यक्त की थी। लगभग 200 वर्ष पूर्व बर्फ नामक फ्रेंच वैज्ञानिक पृथ्वी आंतरिक भागों को पर्वत से अधिक सघन बताया, यह सिद्ध किया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग अरिक्त वायु या जल पूर्ण से नहीं। अनेक विद्वानों ने ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में उष्ण तथा तरल बताया। लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करते हुए वो आरंभ में उष्ण तथा गैसीय बताया और पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के साधन है। पृथ्वी को आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालने में एक बड़ी समस्या का यह भी मनुष्य के भूभाग के संबंधित व्यवहारिक ज्ञान धरातल में मात्र 5 से 6 किलोमीटर की गहराई पर संचित है, किंतु तापमान घनत्व, दबाव, ज्वालामुखी की सक्रियता, भूकंप के परोक्ष साक्ष्य के आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। इन साधनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। तो ऐसे में आपको चित्र ऐसे में बना प्राकृतिक साधन, घनत्व, दबाव, तापमान, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित, यानी कि पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के साथ तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांतों का साक्ष्य प्राकृतिक साधन और ज्वालामुखी उदाहरण भूकंप। लिखना है तो लिख लेना दोस्तों, नहीं लिखना तो मत लिखना, छोड़ देना। प्राकृतिक पर साधन, घनत्व, डिस्टेंसिटी, पृथ्वी के दायित्व से संबंध में पहले से अनुमानों का प्रयोग किया जाता है, परंतु आज भी वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से इनका पता लगाया गया। लेकिन भूभाग का भी घनत्व सर्वाधिक वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी की ऊपरी सतह के मोट पदार्थ चट्टानों से बनी है, जिसकी मोटाई 750 मीटर तक है, परंतु लेकिन कहीं कहीं पर यह अधिक हो सकती है। सन 1774 ईस्वी में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने समस्त पृथ्वी की घनत्व पर 5.5 बताया और अब इसकी ऊपरी परत का घनत्व 3.0, कहीं कहीं तो पर यह यहाँ 3.5 तक ही प्रदार सेलों का नीचे सर्वेदार पर स्फैक्टिकिया सेलों का जमाव मिल रहा था। अतः इस परत पर घनत्व 5.5 पर अधिक होना चाहिए और पृथ्वी के आंतरिक भागों में केंद्र निकट निकिल लोहा जैसे भारी धुएं अधिक मात्रा पाई जाती है। इस आधार पर भूभाग के अंतिम घनत्व पर अंतिम सीमा 11.0 मानी गई है। और क्योंकि ये पृथ्वी पर आंतरिक भागों में अधिक भारी पदार्थ का विद्यमान है, इसके ज्ञात भी होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों का तरल व्यवस्था में है, तो दबाव पर प्रोसेस के पदार्थ के ऊपर पे अन्य वस्तु का भी एक बढ़ाव भी हुआ। भार दबाव कहलाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह से भूभाग के अंतरतम और जाते चट्टानों का भार बढ़ने का लगता है, लेकिन दबाव की वृद्धि के साथ में सेलों का घनत्व भी बढ़ जाता है और इसी प्रकार से दबाव के कारण से बहुत ही चट्टानों का पिघलकर द्रव्य रूप से धारण कर लेती है। इस तथा उनमें गर्भ धारण के करने की अपर क्षमता उत्पन्न हो जाते हैं। अत्यधिक मात्रा पिघली हुई सेलों का पृथ्वी ऊपरी पपड़ी जैसे तोड़कर
बड़ी तेज़ी से ऊपर की ओर निकल आती है, जिसका वर्तमान स्वरूप हमें ज्वालामुखी लावा के रूप में दिखाई पड़ती है। तो वर्तमान समय के वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया था कि प्राकृतिक सेलों में से एक ऐसी अंतिम सीमा होती है जिसके आगे उसके घनत्व में अधिक नहीं हो पाती, चाहे उनका दबाव कितना ही अधिक बढ़ जाए। उनके प्रयोग पर तथा प्रक्षेपण के द्वारा भी स्पष्ट हुआ है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग पर निकली तथा लोहे के द्वारा निर्मित इनमें से पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का पता चलता है। दबाव के आधार पर स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग ठोस तथा द्रव्य अवस्था में विद्यमान है। तापमान, टेम्परेचर, तापमान तथा दबाव का भी आपस में घनिष्ठ संबंध हो जाता है। जहाँ तापमान में वृद्धि होती है वहाँ दबाव में भी बढ़ जाता है। अग्नि, चट्टान, ज्वालामुखी, पर्वत, गर्म जल शस्त्रों खानों में उष्णता के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर से जाने पर तापमान की वृद्धि हो जाती है। अनुमान भी कि प्रति 32 मोटाई गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो जाती है। इस आधार पर भी निष्कर्ष निकला जा सकता है कि भूभाग के पर आंतरिक भाग तथा इतना अधिक गर्म होगा कि पृथ्वी की कठोर से कठोर वस्तु तरल अवस्था में परिणत हो जाएगी। एक केल्विन मध्य के परिकल्प कर भूभाग का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकालता है कि भूभाग की चट्टानों से अत्यधिक ताप के कारण से पिघल जाएगी और एवं पृथ्वी को भी आंतरिक भागों में तरल व्यवस्था में होगा। परंतु आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि चट्टानों के दबाव पर साथ ही साथ उनका द्रव्यमान बिंदु भी बढ़ जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाने से अधिक तापमान वृद्धि होती है। दबाव में वृद्धि के साथ साथ चट्टानों नहीं पिघल सकती। इस आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों का ठोस अवस्था में होना चाहिए और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक सेल में एक ऐसा अंतिम सीमा लेती है कि दबाव जितना अधिक बढ़ जाए तो परंतु वह किसी भी अवस्था में सेल को ठोस नहीं रख सकता है। इससे में निष्कर्ष निकालना, यदि पृथ्वी का अंतरिक्तम ठोस अवस्था में ना हो तो व्यवसीय अवस्था में होना चाहिए और यदि भूभाग की व्यवस्था में ना हो तो इससे अनेक कठिनाइयों का उत्पत्ति हो सकती है। यदि किसी में करणवंश पृथ्वी की वायु बाहर निकल जाए तो पृथ्वी की पिचक कर सकती है इसमें, परंतु वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी की घनत्व, दबाव एवं तापमान के आधार पर ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सके। उलरिज तथा मोर्गन तथा नामक विद्वानों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विषय के निम्नलिखित 3 निष्कर्ष निकालते हैं। और पृथ्वी की ठोस गेंद के रूप में स्थित है और इसका अधिकांश ऊपरी भागों में चिपके तरल पदार्थों का जैसा व्यवहार कर सकता है और भूभाग के लगातार चट्टानों के दबाव के कारण से तरल व्यवस्था में हो सकता है, जिससे कि ज्वालामुखी क्रिया के अभिभार हो सकता है। और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धों का भी साक्ष्य है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्यों को यह भी समझना कठिन है हो जाता है, किंतु पृथ्वी संरचना के किस प्रकार हुआ है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सभी सिद्धांतों का स्वरूप नहीं है। और विद्वानों का पृथ्वी की उत्पत्ति से समस्या के निराकरण के लिए भी उस ठोस तरल तथा व्यवस्थित व्यवस्था में होना बताया कि चैम्बरियर एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणु के एकत्रित फलस्वरूप हुआ है। अथवा संपूर्ण पृथ्वी के ठोस अवस्था में होना चाहिए और परंतु जिस एवं जगह में ज्वाला परिकल्पना कर सके। दोस्तों, ऐसे में आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं और ऐसे में आप सब ये लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट करके मैं ये दिखा दे रहा हूँ, आप सब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसे में ये भूकंप का आया, इधर स्क्रीनशॉट मार लेना है, लिख लेना है, इधर भी ये सब लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सब सभी लोगों। और ऐसे में ये दूसरा नंबर का प्रश्न उत्तर भी लिख लेना है, ऐसे क्वेश्चन भी लिख लेना है और ये स्क्रीनशॉट मार लेना है। यहाँ से ये यहाँ तक मार लेना है, स्क्रीनशॉट मारकर आप ये अच्छे तरीक़ों से लिख सकते हैं। ऐसे में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत क्या, इसमें थक भी जाते हैं ऐसे में, इसलिए इसको आप अच्छे से लिख लें और आपका भी टाइम भी बचेगा। और भी पढ़ाई करनी है और भी वीडियो डालनी है, इसलिए आपको ये स्क्रीनशॉट मार लेना है। तो ऐसे में आप मार सकते हैं स्क्रीनशॉट और लिख सकते हैं। ये सब के बहुत बड़ा है, सब चीज़ में उतना नहीं, वो सब जो 2-2, 3-3 लाइन का था वो सिर्फ याद कर लेना है। ये सब नहीं करोगे इतनी पर चलेगा, लेकिन पढ़ लेना है। पढ़ाई में क्या जाता है भाई, पढ़ना तो है, कुछ करने का तो कुछ भाई पढ़ने तो भी है ना, पढ़ना भी है। तो ऐसे में आप ये सब स्क्रीनशॉट मार सकते नहीं कर सकते। इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 में मिलते हैं, ज्योग्राफी चैप्टर 4। तो इसके लिए आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे में फिर